ये है महिंद्रा की XUV 400। ये महिंद्रा की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक कार है जो आज से 2 साल पहले यानी कि 2023 में उन्होंने लॉन्च करी थी। इस गाड़ी को टाटा की नेक्सॉन EV से कम्पीट करने के लिए उतारा गया था, लेकिन ये इस काम में बिल्कुल फेल रही थी। रीजन, एक्चुअली ये गाड़ी उतनी अच्छी है ही नहीं। एक तो ये गाड़ी आइस प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऊपर से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं दिखती और ना ही ये बहुत ज़्यादा टेक लोडेड है। यानी ओवरऑल 2023 के हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती थी। लेकिन इस गाड़ी के लॉन्च के सिर्फ 1.25 साल बाद यानी कि 2024 के एंड में ही महिंद्रा लाती है अपनी बॉर्न EVs, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, साथ ही साथ टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा रेंज भी निकाल के देती है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। इन गाड़ियों ने लॉन्च होते ही सबको हैरान कर दिया और मैंने इंडिया में एक EV के लिए इतना क्रेज इन गाड़ियों के लॉन्च से पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब इन कार्स की बुकिंग ओपन हुई तो पहले ही दिन इनकी बुकिंग्स 30,000 के मार्क को भी पार कर गई और ये नंबर इंडिया के अंदर आज से पहले EVs के लिए कभी भी नहीं देखा गया था। महिंद्रा की इन EVs ने डेफिनेटली इंडियंस को अपना दीवाना बना दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। पर मुझे ये लगता है कि शायद से ये इतनी अच्छी भी हैं कि ये फॉरेन मार्केट्स में जाके चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी कम्पीट कर सकती हैं। वो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट हर जगह अपना कब्जा करती जा रही है। और ऐसा मुझे 3 रीजंस की वजह से लगता है। पहला है महिंद्रा की R&D में तेज़ी और रीसेंट एडवांसमेंट्स। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कि चाइना के अलावा सिर्फ इंडियन कार मेकर्स ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और तीसरा रीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज़ की चाइना से चिढ़। चलो एक एक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं और कई सारी यूरोपियन और चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार से इन कार्स को कंपेयर करके देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करती हैं। पर हम ये सब करें उससे पहले एक काम प्लीज़ आप कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में 68% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं है। और हाँ, वो बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तो यार, जैसे मैंने पहले इंट्रो में बताया कि महिंद्रा ने XUV 400 जैसी आउटडेटेड EV से XCV और BE जैसी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड EVs तक का सफ़र सिर्फ 2 साल में तय कर लिया। लेकिन इन गाड़ियों पर R&D उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही चालू कर दी थी और इसमें उन्होंने कुछ दूसरे ऑटो मेकर्स और पार्ट सप्लायर्स की मदद ली। जैसे महिंद्रा के इनग्लो प्लेटफॉर्म के बारे में पहली बार 2022 में पता लगा, जिस पर महिंद्रा की सारी बॉर्न EVs आने वाली थी, यानी कि जो गाड़ियां अभी आ रही हैं और जो गाड़ियां आगे आएंगी। महिंद्रा के EV प्लेटफॉर्म को बनाने में फोक्सवैगन के EV कंपोनेंट्स का भी यूज़ हुआ। इसके अलावा जो महिंद्रा ने बैटरीज को यूज़ किया वो BYD द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ब्लेड बैटरीज। महिंद्रा ने थोड़ी मदद ली और बहुत कुछ खुद किया और काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये गाड़ियाँ डेवलप कर ली, जो बहुत ही ज़्यादा टेक लोडेड हैं। अगर मैं XCV 9e की बात करूं तो इसमें ADAS लेवल 2 आता है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, 360 डिग्री कैमरा आता है और ऊपर एक सॉलिड ग्लास रूफ मिलती है जिसमें आप एम्बियंट के हिसाब से कलर बदल सकते हो और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब ये कोई रिव्यू वीडियो तो है नहीं और आपने ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ देखे भी होंगे इन गाड़ियों के बारे में, पर यहाँ पर मेरा कहने का मकसद बस इतना सा है कि महिंद्रा ने जो गाड़ियाँ डेवलप करी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। लेकिन 2 बड़े रीजन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के लायक भी बन जाती हैं। एक तो है डिज़ाइन और दूसरा है कैपेबिलिटीज़। डिज़ाइन के मामले में अगर मैं खासकर BE6 की बात करूं तो ये गाड़ी कोई महंगी स्पोर्ट्स कार द्वारा बनाई गई SUV लगती है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी है ये। हाँ, ये ज़रूर थोड़ी सी उरूस जैसी गाड़ियों से इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन इसकी खुद की USPs भी हैं। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस और रेंज की बात करूं तो BE6 अपने लोअर वेरिएंट्स में 228 bhp की पावर और 557 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है अपने 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से, और अपने टॉप मॉडल में 282 bhp की पावर और 683 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है अपने 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ। और अगर हम XCV 9e की बात करें तो उसकी भी स्पेक्स सेम ही है, बस थोड़ी सी रेंज का फर्क है। और हाँ, ये गाड़ियाँ DC फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती हैं, जिसके चलते ये 20% से लेकर 80% तक की चार्जिंग सिर्फ 20 मिनट में अचीव कर लेती हैं। अब इवन तो ये पावर फिगर्स और रेंज वगैरह सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और कार मेकर्स ये दे नहीं सकता है, तो फिर मैं इसको बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रहा हूँ? वेल, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन गाड़ियों का प्राइस। महिंद्रा की BE6 का शोरूम प्राइस 18,90,000 से चालू होकर 26 लाख रुपये तक जाता है। वहीं XCV 9e का 21,90,000 से चालू होकर 30 लाख तक। अब ये जो प्राइसेस है ना, ये महिंद्रा की इन कार्स के लिए एक बड़ी एडवांटेज इसलिए बनते हैं क्योंकि चाइनीज़ कार मेकर्स के अलावा फिलहाल कोई भी ऐसा ढंग का कार मेकर नहीं है जो इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस के साथ इस प्राइस पर गाड़ियां बेच रहा हो, फिर वो चाहे कोरियन हो, यूरोपियंस हो या फिर जापानीज। जैसे हम इंडियन मार्केट को ही देख सकते हैं। पहले इंडिया में जो क्रेटा EV अभी लॉन्च हुई है वो एक बॉर्न EV नहीं है, जिसके चलते उसकी बैटरी नीचे से दिखती रहती है और वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इसके टॉप वेरिएंट में 169 bhp की पावर मिलती है और 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 23,50,000 रुपये के आसपास है टॉप मॉडल में, और ये गाड़ी स्टार्ट होती है 18 लाख से, जिसकी स्पेसिफिकेशंस और भी कम है। वहीं अगर हम BE6 की बात करें तो ये अपने बेस वेरिएंट में 218 bhp की पावर निकालती है और 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आती है, और इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो 18,90,000 रुपये के आसपास पड़ता है। मतलब क्रेटा EV के टॉप मॉडल से भी ज़्यादा इस कार के बेस वेरिएंट में पावर और रेंज मिलती है, और ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं टॉप वेरिएंट्स की बात भी करूँ ना, तो इन गाड़ियों के प्राइसेस में बस 3 लाख रुपये का फ़र्क है।
लेकिन BE6 अपने टॉप वेरिएंट के अंदर इस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा रेंज निकाल के देती है। तो यहीं आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के अंदर बनाने के बावजूद भी कोरियंस प्राइस के मामले में महिंद्रा को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। अब चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, जैसे यूके, और वहाँ कंपेयर करते हैं कि क्या महिंद्रा की ये कार्स वहाँ बिकने वाली गाड़ियों को टक्कर दे पाती है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी भी साबित होती है एट सेम टाइम। जैसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं स्कोडा की ईवीज का। स्कोडा की एलॉक यूके के अंदर 35 लाख इंडियन रुपीस के आसपास स्टार्ट हो जाती है और ये गाड़ी 170 bhp की पावर निकालती है और 55 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आती है। इसके अलावा अगर हम स्कोडा की एनियाक को देखें तो ये कार वहां पर 41 लाख रुपए के आसपास पड़ती है स्टार्टिंग प्राइस, और ये 204 bhp निकालती है और इसके अंदर 62 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। फिर वैसे ही अगर हम किया की बात करें तो किया की EV3 वहां पर 37 लाख की पड़ती है और इसके अंदर 201 bhp मिलती है और 58 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब इन तीनों ही कार्स का इंट्रोडक्टरी प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। अब अगर हम इसे महिंद्रा की BE6 से कंपेयर करें तो इस गाड़ी के टॉप मॉडल का प्राइस इंडिया के अंदर 27 लाख रुपए के आसपास का पड़ता है एक्स शोरूम, जिसके अंदर आपको 282 bhp की पावर मिलती है और इसका बैटरी पैक भी 79 किलोवाट आवर्स का है। यानी पावर और रेंज दोनों ही मामलों में ये गाड़ी यूके में मिलने वाली इन कार से काफी ज्यादा आगे निकल जाती है और प्राइस उनसे काफी ज्यादा कम है। अब चलो मान लिया कि यूके के अंदर गाड़ियों के प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं और हो सकता है कि इंडिया की ये गाड़ियां जब वहां जाएं तो इनके भी प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएं, लेकिन इंडिया के अंदर खुद वैसे भी प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो हो सकता है कि प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा भी ना आए। और चलो मान लो आ भी गया, फिर भी ये गाड़ी इन गाड़ियों के कंपैरिजन में एक स्टील डील की तरह साबित होगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BE6 इन गाड़ियों से हर महीने में अच्छी होगी, ये किसी भी गाड़ी को चलाए बिना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें और फीचर्स वगैरह की बात करें तो ये गाड़ी इन गाड़ियों को अच्छी खासी टक्कर देती हुई दिखाई देती है और ऊपर से ये गाड़ी काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वैसे ही अगर हम XCV9 के कंपैरिजन में VW की ID7 को रखें तो ये गाड़ी वहां पर 58 लाख की आती है। इसमें 286 bhp की पावर मिलती है और 86 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। वहीं महिंद्रा की XCV9 में ऑलमोस्ट सिमिलर पावर मिलती है। हाँ, बैटरी पैक थोड़ा छोटा है लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरे 18 लाख रुपए का। अगेन हो सकता है कि ID7 कई पैरामीटर्स पे बेटर हो इस गाड़ी से, वो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को देखें ना तो समझ में आता है कि महिंद्रा की ये गाड़ी VW की इस कार को बहुत ही ज्यादा सॉलिड टक्कर दे रही है और कुछ मामलों में थोड़ी बेटर ही दिखाई दे रही है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहाँ की ऑडियंस को ये पसंद आ सकती है। तो इन कंपैरिजन से ये समझ में आता है कि महिंद्रा की ये दोनों ही कार्स यूरोपियन एज वेल एज कोरियंस दोनों को ही टक्कर देती हैं, वो भी कम प्राइस में, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि चाइनीज कार ब्रांड्स करते हैं। अच्छा, अब वैसे चाइना की बात चली ही है तो चलो कुछ फेयर कंपैरिजन करने के लिए दुबई चलते हैं जहां पर चाइनीज कार्स की भरमार है। जैसे दुबई में गीली गैलेक्सी E5 नाम से एक गाड़ी मिलती है जो कि 214 bhp की पावर निकालती है और इसके अंदर 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। यहाँ पर मैं निचले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ इसके, और इसका जो प्राइस है वो लगभग 18 लाख रुपए के आसपास है। वैसे ही एक गीली की ज्योमेट्री नाम की गाड़ी आती है जो कि 201 bhp की पावर निकालती है, 53 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है इसके अंदर, और ये गाड़ी 26 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। और वैसे ही एक लीप मोटर C11 नाम की इलेक्ट्रिक कार मिलती है वहां पर जो कि 25-26 लाख रुपए के आसपास है और इसकी स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। अब वैसे तो ये गाड़ियां थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है इंपोर्ट्स वगैरह की वजह से थोड़े से प्राइसेस बढ़ गए हों। और चलो कंपैरेटिवली महिंद्रा के BE6 के प्राइस के आसपास भी अगर हम इनके प्राइस को ले आए तब भी महिंद्रा की BE6 थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस और बैटरी पैक दे रही है इनके मुकाबले। और अगर हम डिजाइन की बात करें तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तीनों ही चाइनीज कार्स काफी ज्यादा जेनेरिक सी लगती है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक चाइनीज कार होती है, कोई खास डिजाइन लैंग्वेज है नहीं इनकी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम BE6 को देखें तो ये एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिजाइन के साथ आती है और अपनी एक अलग पहचान लेके चलती है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी चाइनीज कार्स ऐसी ही दिखाई देती हैं। कई चाइनीज कार्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती हैं, जैसे कि जीकर की एक्स को देखो, ये गाड़ी 40 लाख रुपए की आती है दुबई के अंदर। इसमें 272 bhp की पावर मिलती है और 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और ये कमाल की दिखती है। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महिंद्रा ने ऑलमोस्ट चाइनीज प्राइसेस पर वैसी ही स्पेसिफिकेशन वाली गाड़ियां बना दी हैं और कुछ मामलों में ये गाड़ियां थोड़ी सी बेटर भी हैं। हाँ, कुछ चाइनीज ब्रांड्स अभी भी ऐसे हैं जो महिंद्रा की इन गाड़ियों से अभी काफी ज्यादा बेटर है, जैसे कि BYD। उनकी R&D वगैरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास जो बड़ी गाड़ियों का लाइनअप है वो महिंद्रा की इन कार से काफी ज्यादा कैपेबल है। लेकिन अगर हम चाइना की होल मार्केट को देखें ना तो वहां पर कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे महिंद्रा की ये गाड़ियां आगे निकल जाती हैं और या फिर उनके बराबर है सेम प्राइसेस पे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा के पास पोटेंशियल है कि उनकी गाड़ियां बाहर जाएं और इवन मैच्योर मार्केट्स में भी अच्छा कर सकें। लेकिन इसके अलावा इंडियन ब्रांड्स के पास एक और एडवांटेज है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं, और वो है जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस। यूएस ने चाइनीज कार्स के इंपोर्ट्स पर लगभग 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, कनाडा ने भी 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है और यूरोप ने लगभग 35% की। यानी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि चाइनीज कार मेकर्स उनके देश में आकर धंधा करें, और उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। एक तो एक ही ये गाड़ियां चाइना के अंदर बनाकर एक्सपोर्ट करी जाती हैं जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, और चाइना के अंदर ऐसे अंधाधुन ब्रांड्स हैं, और अगर इनको पूरी छूट दे दी जाए ना तो ये प्राइस एडवांटेजेस के चलते यूरोप और अमेरिका के होम ग्रोन ब्रांड्स को पूरी तरीके से खा जाएंगी।
इसके अलावा दूसरा रीजन है डेटा थेफ्ट। यूएस और यूरोपियन देश हमेशा से ही चाइना पर ये ब्लेम मरते आए हैं कि उनकी इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से डेटा थेफ्ट होता है, यानी कि चोरी होती है डेटा की। यानी कि इन गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर्स का सारा डेटा इकट्ठा करा जाता है इन गाड़ियों के द्वारा और ये सारा डेटा चाइना भेज दिया जाता है, जिसके चलते ये इंडिविजुअल्स और देश दोनों के लिए ही खतरे वाली बात होती है। अब इस पर हमेशा से ही बहस चलती रहती है कि क्या ये सही है या फिर नहीं, पर इन बातों का फायदा महिंद्रा जरूर उठा सकती है, क्योंकि फिलहाल इंडिया को लेकर इस तरीके की कोई भी आइडियोलॉजी यूरोपियन देशों के अंदर नहीं है। महिंद्रा ऑलरेडी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेट कर रही है और वो चाहे तो यूरोपियन मार्केट के अंदर भी एक्सपैंड कर सकते हैं और हो सकता है वो ये सब प्लान कर भी रहे हों, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी गाड़ियां ऑलरेडी कॉम्पिटेंट इनफ हैं चाइना और यूरोप की कई कार्स को अच्छी टक्कर देने के लिए। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप अपने विचार कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़ के जाइए महिंद्रा की इन गाड़ियों के बारे में, और आपको क्या लगता है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप उस बात से अलाइन करते हैं या फिर नहीं। थैंक यू।